हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन वन शॉट। सो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चैप्टर का नाम है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस के रिलेशन के बीच में। ठीक है गाइस, तो सबसे पहली ही टर्म आती है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसा डिवाइस होता है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है एंड वाइस वर्सा, यानी कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के साथ ही ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है थ्रू रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब हमारे पास दो टाइप की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती हैं। पहला होता है हमारा गैल्वेनिक सेल और दूसरी होती है हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अभी हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल और आगे हम पढ़ेंगे वीडियो में कि इलेक्ट्रोलाइट सेल क्या होती है। गैल्वेनिक सेल हमारी ऐसी सेल होती है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और कैसे कन्वर्ट करेगी? हमारे पास कुछ रिएक्शंस होगी। कैसी रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है डेनियल सेल। डेनियल सेल क्या होता है? ये हमने यहाँ पर जो सेल बना रखा है यही क्या होता है? हमारा डेनियल सेल होता है, जिसमें यहाँ पर दो कंटेनर रखे हुए हैं। एक में हमारे पास जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है और एक में हमारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। इस साइड हमारी जिंक की रोड लगी हुई है और जो हमारा सोल्यूशन है उसी की रोड लगी हुई है। जैसे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है तो यहाँ पर कॉपर की रोड लगी हुई है। ये जो हमारे दो रोड्स देख रहे हैं इनको हमने एक बैटरी से सेल से कनेक्ट कर दिया है और जिंक की जो रोड है वो नेगेटिव यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? एनोड हो जाएगी। और कॉपर की रोड हमारी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो ये हमारी कैथोड हो जाएगी। साथ ही में यहाँ पर बीच में हमारे पास है सोल्ट ब्रिज, जिसमें होता है केसीएल पेस्ट। केसीएल होता है, क्यों होता है? क्योंकि ये चार्ज को क्या करता है? बैलेंस करता है। जब हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन होगी तो एक साइड प्लस चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, एक साइड माइनस चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए हम यूज़ करते हैं सोल्ट ब्रिज का। अब होगा क्या? हमारी रेडॉक्स रिएक्शन कैसे होगी? जो हमने यहाँ पर जिंक की रोड लगाई है, इससे क्या होगा? जिंक +2 के फॉर्म में सॉल्यूशन में जंप करने लग जाएगा। क्यों करने लग जाएगा? क्योंकि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा? लूज कर देगा। और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ से वो धीरे धीरे जिंक की रोड क्या होती जाएगी? थिन होती जाएगी और जिंक +2 सोल्यूशन में चला जाएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करेंगे और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए और हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इस रोड की तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ, और यहाँ पर बैठा हुआ है कॉपर +2 के फॉर्म में। कॉपर जो है वो यहाँ पर सॉल्यूशन से +2 के फॉर्म में निकलकर यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। किस फॉर्म में? कॉपर के ही फॉर्म में यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ से तो जिंक की पतली रोड होती जा रही है और यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा है। तो यहाँ पर SO4- आयंस की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ पर जिंक +2 की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर सोल्ट ब्रिज लगाया हुआ है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। अब यहाँ पर एनोड पे हमारा क्या हुआ है? जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और हमें पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और कैथोड पर हमारा कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? हमारा रिडक्शन होता है। तो एनोड पर क्या रिएक्शन होगी? जिंक जो था हमारा उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए तो वो हमारा जिंक +2 में कन्वर्ट हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए ना गाइस, तो यहाँ पर माइनस चार्ज है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो माइनस यहाँ पर लग जाएगा। कैथोड में क्या हुआ है? कॉपर जो था हमारा +2 के फॉर्म में था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया तो वो हमारा कॉपर में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पर -2 इलेक्ट्रॉन है तो उधर जाएंगे तो +2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो यहाँ पर ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट टर्म आती है हमारी सेल रिप्रेजेंटेशन। इस सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हम लिखेंगे, उसके बाद रिडक्शन वाली टर्म लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लिखेंगे जिंक कन्वर्टेड इनटू जिंक 2+ और बीच में हम बनाएंगे सोल्ट ब्रिज। यहाँ पर अब क्या होगा?
कॉपर हम लिखेंगे, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है तो कॉपर कन्वर्टेड इनटू कॉपर +2 कन्वर्टेड इनटू कॉपर, तो कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, और जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। इस तरह से कोई भी सेल को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हम बात करें तो जो हमने अभी यहाँ पर डेनियल सेल देखा था तो उसमें क्या था, एक इलेक्ट्रोलाइट था और साथ ही हमारी उसकी रोड लगी हुई थी। जो हमारा रोड है और इलेक्ट्रोलाइट है उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अगर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन हमारी यूनिट हो जाए यानी कि 1 मोलर कंसंट्रेशन हो जाए तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसे हम कह देंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके बाद टर्म आती है हमारी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, जिसे हम ईएमएफ भी कहते हैं। तो वो क्या होता है, जब हमारी एक स्टैंडर्ड कंडीशन हो यानी कि कंसंट्रेशन भी क्या हो, इलेक्ट्रोलाइट्स की यूनिट कंसंट्रेशन हो, और स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या होगा, जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, जो हमारे एनोड और कैथोड हैं, दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट होगा उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और ईएमएफ भी हम इसे कह सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था अभी डेनियल सेल, तो डेनियल सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ईएमएफ हम कैसे निकालेंगे, तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं ई नोट सेल से, जो इक्वल होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड साइड और रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड साइड। अब आप बोलोगे कि एनोड पे तो हमारा ऑक्सीडेशन हुआ है, फिर हमने रिडक्शन पोटेंशियल क्यों लिया, क्योंकि ये लिखने का तरीका है। ऑल्दो उसका ऑक्सीडेशन ही हुआ है लेकिन हम उसको रिडक्शन फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, हमारा कैथोड पे क्या था, कॉपर था, जो कि कॉपर +2 से कन्वर्ट हुआ था कॉपर में, माइनस करेंगे उसमें से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, और पोटेंशियल कौन सा लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमारा यहाँ पर जिंक कन्वर्ट हो रहा था जिंक +2 में, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे जिंक +2 कन्वर्टेड इनटू जिंक। ये हमारा लिखने का तरीका है, नोटेशन है, ठीक है। कॉपर का हमारा रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.34, उसमें से हम माइनस करेंगे जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल होता है -0.76। अब आप बोलोगे कि हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से रिडक्शन पोटेंशियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमारी जो बुक में सीरीज दी हुई है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, उसमें रिडक्शन पोटेंशियल ही हमें गिवन है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर 0.34 प्लस 0.76 हो जाएगा, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1.1 वोल्ट, यानी कि जो डेनियल सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यानी कि ईएमएफ होता है वो कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है, ठीक है गाइस। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट टर्म आती है वो है हमारी नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड ईएमएफ अभी हमने निकाला था डेनियल सेल का, जैसे कि, तो वो हम तभी निकाल पाते हैं जब हमारे पास कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की स्टैंडर्ड हो, टेम्परेचर प्रेशर सब स्टैंडर्ड कंडीशन पर हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा स्टैंडर्ड कंडीशन ही रहे, अगर कंसंट्रेशन कम ज़्यादा भी हो सकती है स्टैंडर्ड से। तो अगर किसी भी कंसंट्रेशन पर हमें ईएमएफ फाइंड करना है तो उसके लिए जो हमारे पास इक्वेशन है उसी को हम कहते हैं नर्स्ट इक्वेशन, जो कहता है कि जो हमारा ई सेल होता है यानी कि ईएमएफ एट एनी कंसंट्रेशन वो इक्वल होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यानी कि ई नोट सेल माइनस 2.303 RT/NF log प्रोडक्ट साइड्स आयन की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड जो आयन है उनकी कंसंट्रेशन, और इन दोनों की पावर क्या लग जाएगी, ए और बी। अब ये ए और बी क्या है, प्रोडक्ट साइड आयन की कंसंट्रेशन क्या है, ये सब टर्म्स क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आर की हम बात करें, ये इस ई नोट सेल तो हम अभी पढ़ चुके हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड। आर हमारे यहाँ पर होता है गैस कांस्टेंट, और गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। टी हमारा क्या है, टेम्परेचर है। एन यानी कि नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड, जितना भी चार्ज हमारा ट्रांसफर हुआ है। एफ हमारा होता है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल
इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है वो हमारा फेराडे होता है, और फेराडे की वैल्यू कितनी होती है 96500, अप्रोक्सीमेटली 96500 लिखा है हमने। और हमारे क्या है यहाँ पर प्रोडक्ट साइड आयन। तो जैसे हम ये डेनियल सेल की जो रिएक्शन पड़ी थी वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जिंक था हमारा प्लस Cu2+ था, कन्वर्टेड इनटू जिंक +2 प्लस Cu। तो अब यहाँ पर प्रोडक्ट साइड आयन कौन सा है, तो यहाँ पर ये तो पूरी इक्वेशन एज इट इज रहेगी यहाँ तक। अब लॉग के बाद प्रोडक्ट साइड आयन, यानी कि प्रोडक्ट साइड हमारा आयन कौन सा है जिंक +2, तो इसकी कंसंट्रेशन हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड जो आयन है यानी कि कॉपर +2, उसकी कंसंट्रेशन हम लिखेंगे। ए और बी यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, जैसे कि हमारे यहाँ पर अगर 2 जिंक 3 जिंक इस प्रकार से लिखा हुआ होता तो हम यहाँ पर क्या लगा देते, उसकी पावर में लगा देते हैं। ठीक है गाइस, अगर पावर कुछ नहीं लगी हुई है तो 1 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारी नर्स्ट इक्वेशन होती है। अब अगर स्टैंडर्ड कंडीशन की हम बात करें, यानी कि यहाँ पर E0 सेल -2.303, अगर हमारे गैस कांस्टेंट की वैल्यू हम पुट करते हैं यानी कि 8.314 इंटू, साथ ही है हम टेम्परेचर की वैल्यू रूम टेम्परेचर यानी कि 298 केल्विन पुट कर देते हैं। एन एज इट इज रहेगा, एफ की वैल्यू भी हम 96500 पुट कर देते हैं, और साथ ही हमारे क्या चल रहा है लॉग प्रोडक्ट साइड आयन की पावर A डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड आयन की पावर B। तो इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, E0 सेल इक्वल हो जाएगा E सेल इक्वल हो जाएगा E0 सेल -0.0591 डिवाइडेड बाय N, और साथ ही हमारा क्या चल रहा है लॉग P+ की पावर A R+ की पावर B। तो हमारा जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है बुक में उनमें यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट है, तो इसको लर्न जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चंस भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसे हम डिनोट करते हैं Kc से। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे नर्स इक्वेशन क्या थी हमारी, E सेल इक्वल होता है E0 सेल -0.0591 बाई N लॉग प्रोडक्ट साइड आयंस डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड आयंस, और उनकी पावर A और B। अब अगर हमारा इक्विलिब्रियम की स्टेट है यानी कि E सेल हमारा क्या होगा 0 होगा, यानी कि पोटेंशियल में कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो E सेल हमारा 0 होता है एट इक्विलिब्रियम। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो हमारे ये पूरा माइनस की टर्म इधर आ जाएगी, और ये जो हमारा टर्म है ये रिप्लेस हो जाएगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc से। यानी कि अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें कैसे मिलेगा, E सेल इक्वल हो जाएगा हमारा 0.0591 डिवाइडेड बाय N लॉग Kc। तो इससे हम यहाँ पर लॉग Kc की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और टर्म आती है हमारे पास गिब्स एनर्जी। तो गिब्स एनर्जी क्या होता है, चलिए फटाफट से वो भी हम देख लेते हैं। हमें पता है कि जो वर्क डन होता है हमारा वो होता है पोटेंशियल इनटू में चार्ज, और वर्क डन को हम एनर्जी की टर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एनर्जी कौन सी यूज करेंगे, गिब्स एनर्जी, और पोटेंशियल की जगह हम कौन सा पोटेंशियल लेंगे, ईएमएफ लेंगे, हमारा ई सेल लेंगे, इनटू में चार्ज की जगह हम क्या लेंगे -NF, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इनटू में फेराडे। तो यहाँ से हमें ΔGR यानी कि गिब्स एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी ई सेल, इसको हम आगे ले लेते हैं -NF ई सेल। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी की हम बात करें तो यहाँ पर ΔGR नोट लग जाएगा, और यहाँ पर भी कौन सा हो जाएगा हमारा E0 सेल हो जाएगा, यानी कि स्टैंडर्ड ईएमएफ हो जाएगा। ठीक है गाइस, एट इक्विलिब्रियम की हम बात करें, अगर एट इक्विलिब्रियम तो वहां पर हमारा ΔGR की वैल्यू क्या होगी, E0 को हमने अभी पढ़ा इसमें लॉग Kc में कि E0 सेल को अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन पर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं 2.303 RT/NF लॉग Kc। तो यहाँ पर क्या होगा -NF, और E0 की जगह हम क्या लिख रहे हैं 2.303 RT/NF log Kc। तो NF से NF हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा -2.303 RT log
Kc। अगर log की जगह हम ln लिख रहे हैं, log की जगह अगर हम ln लिख रहे हैं तो यहाँ पर 2.303 हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि ln से जब हम जाते हैं log में तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है 2.303 का। इसमें बहुत बार कंफ्यूजन होता है, कहीं जगह ln दे रखा है, कहीं जगह log दे रखा है। तो ये सिंपल सी टर्म बस हमें याद रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, सारे न्यूमेरिकल्स में हमारी काम आने वाली है। फर्स्ट टर्म है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि सीधा सा मतलब है कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी कम क्या होगी, उसका कम कंडक्टेंस होगा, यानी कि करंट उतना कम फ्लो करेगा। तो रेजिस्टेंस जो होता है हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पर हमारा कांस्टेंट लगेगा तो R इक्वल हो जाएगा रो L बाई ए। यहाँ पर रो क्या है हमारा, वो हमारी नेक्स्ट टर्म है रेजिस्टिविटी, और जो हमारा L बाई ए है वो होता है हमारा गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट नहीं गाइस, सेल कांस्टेंट होता है, सेल कांस्टेंट, जो क्या जिसे हम डिनोट करते हैं G और ऊपर बना देते हैं स्टार। ठीक है गाइस, यहाँ तक बात क्लियर है। यूनिट की हम बात करें तो रेजिस्टेंस की यूनिट पता है हमें, ओम होती है और उसे इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आती है हमारी रेजिस्टिविटी, जो क्या होता है, रो होता है। अब रो का फॉर्मूला यहाँ से हमारा सीधा सा बन जाएगा, रो इक्वल हो जाएगा हमारा आर ए बाई एल। ठीक है ना गाइस, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर हो जाएगी, ओम मीटर हो जाएगी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, अगर हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ 1 मीटर है तो वो रेजिस्टेंस जो होगा वही हमारी रेजिस्टिविटी हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा कंडक्टेंस। यहाँ से सीधा सा हमें पता चल रहा है कि अगर कंडक्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना कम रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा उतना कम कंडक्टेंस, यानी कि जो कंडक्टेंस होता है जिसे हम G से डिनोट करते हैं वो इक्वल हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस के। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी हमारी, ओम इनवर्स हो जाएगी, और ओम इनवर्स को हम साइमन भी लिखते हैं, साइमन यानी कि एस से भी इसको हम डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद कंडक्टिविटी, जैसे रेजिस्टेंस का अपोजिट कंडक्टेंस, उसी प्रकार रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल हो जाएगा कंडक्टिविटी, जिसे हम केप्पा से डिनोट करते हैं, ग्रीक लेटर है गाइस केप्पा, और वो हो जाएगा 1 बाय रो। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रो की होती है हमारी ओम मीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को हम साइमन भी लिख सकते हैं, तो साइमन मीटर इनवर्स भी इसकी यूनिट हो जाएगी। ओके गाइस, इसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल एंड आयोनिक कंडक्टेंस। तो जो कंडक्टेंस हमारा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से क्रिएट होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगा। इसके बाद आयोनिक कंडक्टेंस, जो हमारा आयंस जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उनकी वजह से जो कंडक्टेंस क्रिएट होगा उसे हम आयोनिक कंडक्टेंस कहते हैं, और ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयोनिक कंडक्टेंस बढ़ेगा। इसके बाद आता है हमारा मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी देख के आप ये मत अंदाजा लगाना कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी सिमिलर ही होगा, नहीं गाइस, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वो हम अभी देख लेते हैं, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं जिसे हम डेल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी होता क्या है, मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की वो कंडक्टिविटी होती है जब उसकी कंसंट्रेशन 1 मोल हो और दोनों इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रोड है उनके बीच की लेंथ 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो। क्या कहा हमने कि जो मोलर कंडक्टिविटी होता है वो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोल, लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है। तो उस कंडक्टिविटी को हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी, जिसे हम डेल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो इक्वल होता है के बाय सी। के यहाँ पर क्या है, हमारा कंडक्टिविटी है, और सी हमारा कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब हमारा मोलर कंडक्टिविटी जो होता है वो कंडक्टिविटी के
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी हमारी बढ़ती है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके गाइस, यहाँ तक बात क्लियर है। सिंपल सी बात है कि डाइल्यूशन करने पर जितना ज़्यादा डाइल्यूट करते जाएंगे उतना ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो जल्दी से एकदम से ब्रेक हो जाते हैं सोल्यूशन में जाने पर, जैसे कि KCl हो गया, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो हमारी यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी ऑन डाइल्यूशन। जैसे जैसे डाइल्यूट करेंगे वैसे वैसे हमारी यूनिफॉर्मली क्या होती जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी। और इसके लिए जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है डेल नोट m माइनस AC की पावर 1/2। ए यहाँ पर एरिया नहीं है, यहाँ पर ए क्या है, कांस्टेंट है, और C हमारा कंसंट्रेशन है, पावर 1/2 यानी कि रूट के अंदर C भी आप इसको लिख सकते हैं। ये डेल नोट m क्या है, ये होता है हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देंगे यानी कि कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी तो उस समय जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने बात कर ली, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम बात करें, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो उसमें क्या होगा, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे तो स्टार्टिंग में तो धीरे धीरे हमारा क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन फिर थोड़ा और डाइल्यूशन करेंगे तो एकदम से स्टिपली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी मोलर कंडक्टिविटी। जैसे कि ये हमारा ग्राफ है, अगर यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी है और यहाँ पर क्या है, हमारा कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन हमारी धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। हम धीरे धीरे कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं तो हमारी मोलर कंडक्टिविटी एकदम से पहले तो धीरे धीरे बढ़ेगी और एकदम से फिर बढ़ जाएगी। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूनिफॉर्मली क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और ये हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है गाइस, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम देख लेते हैं कोलराउस लॉ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है और बहुत ईजी भी है। कोलराउस लॉ सीधी सी बात कहता है कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर हमें किसी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, डेल नोट m फाइंड करना है, तो वो इक्वल होगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इसका कैटायन यानी कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन जो हमारा नेगेटिव आयन है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी होगी Na प्लस आयन की, उसमें हम ऐड कर देंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस आयंस, तो हमें क्या मिल जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। इतना सिंपल था। हाँ गाइस, बहुत ही ईजी सा लॉ था और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है, डेल m बाय डेल नोट m होता है, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो बहुत छोटा सा लॉ था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो फाइनली हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा था केमिकल रिएक्शन की वजह से, और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए। जैसे कि ये हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट जो लिया है वो क्या है, हमारा मोल्टन NaCl है, पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, एक्वस NaCl क्यों नहीं लिया वो हम देखेंगे अभी। तो यहाँ पर मोल्टन NaCl हमने लिया है, दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक हमारी एनोड है, एक हमारी कैथोड है। अब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ा था कि एनोड हमारा नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर एनोड पॉजिटिव होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की हम बात करें तो एनोड पर हमारा ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन होगा, सेम रहेगा, लेकिन बस पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज है। इसको हमने यहाँ पर सेल से कनेक्ट किया है। तो अब क्या होगा, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो Na क्या हो जाएगा, Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और Cl जो है Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें पता है कि पॉजिटिव किस तरफ जाएगा,
नेगेटिव की तरफ, यानी कि Na जो है हमारा वो जाएगा हमारा कैथोड की तरफ और Cl जो है हमारा एनोड की तरफ आएगा। अब हमें पता है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि क्लोरीन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर 2Cl माइनस होगा, यानी कि क्लोरीन हमारा माइनस चार्ज के साथ है। तो ये क्या करेगा, इसका क्या होना चाहिए, रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, यानी कि Cl2 बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ही लूज करेगा, सॉरी, क्योंकि एक ही तो चार्ज है यहाँ पर, 2 तो हमने यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए लगाया है। अब यहाँ पर कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन, Na प्लस है हमारा, तो एक इलेक्ट्रॉन ही क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा टू कन्वर्ट इनटू Na। ठीक है, अब बात आती है कि हमने यहाँ पर एक्वस NaCl क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर एक्वस NaCl लेते हैं, यानी कि हम उसको पानी में मिला रहे हैं, तो पानी में क्या होता है, पानी क्या होता है हमारा H2O होता है, तो यहाँ पर H प्लस और OH माइनस आयंस भी साथ साथ हमें मिलते हैं। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो Cl माइनस और OH माइनस हमारे पास है, तो यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन क्लोरीन का ही होगा। लेकिन अगर हम सेल पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली सीरीज में देखें तो Na और H प्लस में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर H प्लस आयंस का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। H ऊपर आता है तो ऊपर वाले का क्या होता है, रिडक्शन, नीचे वाले का ऑक्सीडेशन होता है। तो वही बात हो जाएगी, फिर हमारा H प्लस का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो वो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए हम यहाँ पर मोल्टन NaCl लेते हैं, यानी कि केवल हमारे पास Na प्लस और Cl माइनस ही रहने वाला है। ठीक है गाइस, तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, फेराडे लॉ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही वही बात की बहुत ज़्यादा इजी भी है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं माली सर 2.0 से। और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही ईजी होने वाली है। और आपको अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और हमने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं केमिस्ट्री के, अगर क्वेश्चन पर वीडियो चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, तो कमेंट में जरूर बताएं। तो फेराडे लॉ कहता है, फेराडे के 2 लॉ हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। तो फेराडे जी ने फर्स्ट लॉ में बताया है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि यहाँ पर हम करंट की नहीं, चार्ज की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा है जो भी सब्सटेंस किसी भी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोवाइडेड। जितना ज़्यादा हम चार्ज देंगे उतना ही सब्सटेंस डिपॉजिटेड होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पर, यानी कि कैथोड एनोड दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो Q की जगह हम IT लिख सकते हैं। चार्ज क्या होता है हमारा, करंट इनटू टाइम होता है, तो करंट इनटू टाइम लिख दिया। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगाएंगे तो कांस्टेंट हमारा लगेगा Z, और Z कोई ऐसा वैसा कांस्टेंट नहीं है गाइस, Z को हम कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, जो इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। वैलेंसी या फिर जितना भी चार्ज ट्रांसफर हुआ है, हमें रिएक्शन में देखते ही पता चल जाएगा, वैसे ही वैलेंसी हमें क्या लेनी है। ठीक है गाइस, और हमारा अभी यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें मास डिपॉजिटेड फाइंड करना है, रिएक्शन भी हमें दे दी, करंट इनटू टाइम भी हमने फाइंड कर लिया, Z भी हमने फाइंड कर लिया। लेकिन अब पूरे ही जो हमारा ZIT आया है उसको हम फाइनल आंसर लाने के लिए डिवाइड करेंगे फेराडे से 96500 से। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर सेकेंड लॉ कहता है, सेकेंड लॉ, तो फेराडे जी ने सेकेंड लॉ दिया। उन्होंने कहा कि अगर 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स है, 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस है, उनमें सेम अमाउंट ऑफ चार्ज हमने दिया, सेम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, तो जो मास डिपॉजिट हुआ है एट एनी इलेक्ट्रोड, उनका रेशियो इक्वल होगा उनके इक्विवेलेंट वेट्स के रेशियो की। यानी कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें मास डिपॉजिट हुआ है m1, तो वो इक्वल हो जाएगा Z1 IT। IT हमारा सेम रहेगा क्योंकि चार्ज हमने सेम दिया है, करंट हमने सेम दिया है। और अगर सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट है तो m2 इक्वल हो जाएगा Z2 IT के। अब यहाँ पर फेराडे जी के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो m1 बाई m2 का रेशियो है, m1 बाई m2 का रेशियो है, वो इक्वल होगा Z1 बाय Z2 के। बस इतनी छोटी छोटी बातें कही है फेराडे जी ने, जो कि बहुत ही इजी है गाइस। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। लास्ट टॉपिक बचा है बैटरीज के बारे में। तो बैटरी क्या होती है, बैटरी एक तरह से गैल्वेनिक सेल होता है जिसमें
रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू जो हमारी केमिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। बैटरीज हमारे पास दो टाइप की होती हैं, प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज ऐसी बैटरीज होती हैं जिनको हम वापस से चार्ज नहीं कर सकते, यानी कि उनमें जो डिस्चार्जिंग के टाइम पे, जो यूजिंग के टाइम पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है वो रिवर्स नहीं हो सकती हैं। और वहीं अगर हम बात करें सेकेंडरी बैटरीज की तो ये रिचार्जेबल होती है, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन को रिवर्स किया जा सकता है, इन्हें चार्ज करके वापस से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्राइमरी बैटरीज की तो इसमें हमारे पास दो टाइप की, यानी कि दो एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि ड्राई सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी बैटरी, मरकरी सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी बैटरी। ड्राई सेल की अगर हम बात करें तो जिसे लेक्लांचे सेल भी कहते हैं, जिसका वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली 1.5 वोल्ट होता है, बहुत कम वोल्टेज है। ड्राई सेल जो हमारे रिमोट में लगते हैं, टीवी के रिमोट में, है ना गाइस, हाँ, जिस रिमोट को हम मार मार के चलाते हैं। और जो हमारी घड़ी होती है, दीवार घड़ी, उसमें भी जो सेल लगते हैं हमारे, वो इतने बड़े सेल रहते हैं ना गाइस, पेंसिल सेल, तो वही क्या होते हैं, हमारे ड्राई सेल होते हैं। वोल्टेज तो हमें पता ही है कितने ही दिन चलते हैं वो। एनोड पे क्या होता है, हमारा जिंक का कंटेनर लगा हुआ होता है। कैथोड की अगर हम बात करें तो कैथोड कार्बन रोड होती है ग्रेफाइट के फॉर्म में, और साथ में MnO2 रहता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या रहता है यहाँ पर, जिंक क्लोराइड प्लस अमोनियम क्लोराइड रहता है। रिएक्शन की अगर हम बात करें तो जिंक का यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर, और मैंगनीज का यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा कैथोड पर। जिंक हमारा जिंक +2 में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। MnO2 जो है NH4 के साथ रिएक्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो MnOH प्लस अमोनिया में मिल जाएगा। ठीक है गाइस। ओवरऑल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए। ओवरऑल रिएक्शन की हो जाएगा जिंक +2 MnO2 प्लस 2 NH4 आयंस, और जिंक +2 और 2 MnOH हमें मिल जाएगा, साथ ही 2 NH3 भी हमें मिल जाएगा। ठीक है गाइस। इसके बाद हम देखते हैं मरकरी सेल, जो हमारे क्या होते हैं, बटन सेल होते हैं ना गाइस, वो छोटे छोटे गोल गोल सेल होते हैं जो छैया मोबाइल में लगते हैं गाइस, हाँ वही सेल, जिनका वोल्टेज बहुत कम होता है, अप्रोक्सीमेटली 1.35 वोल्टेज होता है। एनोड पे क्या होता है, इनमें जिंक मरकरी का अमलगम होता है, अमलगम यानी कि मिक्सचर होता है, और मिक्सचर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस प्रकार से लिखते हैं। कैथोड पे क्या होता है, कार्बन होता है और साथ में HgO यानी कि मरकरी मोनोऑक्साइड होता है। इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड रहता है। एनोड पे क्या होगा, यहाँ पर स्पेशल बात क्या है कि मरकरी का ही ऑक्सीडेशन और मरकरी का ही रिडक्शन होगा। जैसे कि एनोड पर जिंक Hg का अमलगम OH- आयंस के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड और वाटर हमें मिलेगा, साथ ही 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेंगे। कैथोड पे अगर हम बात करें तो HgO रहेगा H2O के साथ, यानी कि वाटर के साथ रिएक्ट करके 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Hg + 2H- में कन्वर्ट हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो जिंक Hg मरकरी का अमलगम था, मरकरी मोनोऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड और मरकरी हमें मिल जाएगा। बहुत ईजी है, बस रिएक्शन आप 1-2 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं सेकेंडरी बैटरीज के एग्जाम्पल। सेकेंडरी बैटरीज के 2 एग्जाम्पल हैं, लीड स्टोरेज बैटरी और निकल कैडमियम बैटरी। उसके बाद 2 टॉपिक और बच जाते हैं हमारे पास, फ्यूल सेल और कोरोजन। ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लीड स्टोरेज बैटरी की। एनोड पे क्या रहता है, लीड होता है। कैथोड पे लीड डाइऑक्साइड यानी कि PbO2 रहता है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या रहता है, 38% सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब यहाँ पर एनोड पर क्या रिएक्शन होती है, यहाँ पर भी जैसे मरकरी सेल में हुआ था, मरकरी का ही ऑक्सीडेशन और उसका ही रिडक्शन, तो यहाँ पर भी जो हमारा लीड है उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन होगा। तो Pb जो है वो SO4 2- आयंस के साथ रिएक्ट करेगा सबसे पहले, और PbSO4 हमें मिल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे। कैथोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो Pb ऑक्साइड था, कैथोड है ना हमारा, Pb ऑक्साइड है, वो SO4 2- आयंस के साथ रिएक्ट करेगा और साथ ही H+ आयंस के साथ भी रिएक्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, तो PbSO4 + 2H2O हमें मिल जाएंगे। ओवरऑल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो Pb + PbO2 और 2H2SO4, वो तो हमें देख के ही पता चल रहा है, इस लीड है, लीड डाइऑक्साइड है और H2SO4 है, तीनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, 2 PbSO4 और 2 H2O। इसके बाद निकल कैडमियम बैटरी की हम बात करें, हाँ ये कहाँ यूज होते हैं, इन्वर्टर में यूज होते हैं। ठीक है गाइस।
ऑटोमोबाइल्स और इन्वर्टर में। इसके बाद निकल कैडमियम बैटरीज। निकल कैडमियम बैटरीज जो होती हैं उनकी लॉन्ग लाइफ होती है एज कम्पेयर टू लीड स्टोरेज बैटरी, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं। ठीक है, लंबा चलेंगे तो एक्सपेंसिव तो होंगे ही। इसमें क्या होता है, कैडमियम का ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट, और निकल का हमारा रिडक्शन होता है। तो कैडमियम +2 निकल OH3 के साथ रिएक्ट करेगा, तो कैडमियम मोनोऑक्साइड प्लस वाटर हमें मिलेगा और 2 NiOH2 भी हमें मिलेगा। ठीक है गाइस, अब हम बात कर लेते हैं लास्ट जो हमारे टॉपिक्स बचे हैं दो, फ्यूल सेल्स और कोरोजन। कोरोजन के बारे में ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि हमें पता है कोरोजन क्या होता है। फ्यूल सेल्स की अगर हम बात करें तो फ्यूल सेल ऐसे सेल होते हैं जो गैसेस के कंबशन को, फ्यूल्स के कंबशन को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, मीथेन हो गया, मिथेनॉल हो गया, तो इनको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे हमारे जो अपोलो स्पेस प्रोग्राम्स होते हैं उनमें भी फ्यूल सेल का ही यूज़ किया जाता है। पोल्यूशन फ्री होते हैं तो ऑब्वियसली अच्छे रहते हैं, सस्टेनेबल रहते हैं। एनोड की अगर हम बात करें तो 2H2 4OH माइनस आयंस के साथ रिएक्ट करके 4H2O और 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे। कैथोड पे क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन वाटर रिएक्ट करेगा तो OH माइनस आयंस हमें मिल जाएंगे। ओवरऑल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड यानी कि वाटर बना रहे हैं। ठीक है गाइस, अब आता है हमारा कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन के सबसे एग्जाम्पल बेस्ट है हमारा। उसकी बात करें तो आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और क्या बना देता है, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Fe2+ बन जाता है और साथ ही हमें वाटर मिल जाता है। तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन है, आप देख सकते हैं। और रस्टिंग ऑफ आयरन से बचाने के लिए यानी कि उस पर जंग ना लगे इसलिए हम क्या करते हैं, उस पर पेंट कर देते हैं। ठीक है गाइस, और उस पर किसी और मेटल की लेयर भी हम चढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। धन्यवाद।